Hello, literature lovers. Welcome to our channel, Litwit Club. Today we are going to discuss previous year question of CUET 2022 English. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. जो पहला क्वेश्चन है दैट इज हु रोट आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म. ओके, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म किसने लिखा है? हु रोट आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म. ओके, तो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म में हम लोग कभी इसको डिस्कस करेंगे. फिलहाल में अगर हम देखें तो फ्रेडरिक जेम्सन, टेरी एगल्टन और स्टुअर्ट हॉल, ये तीनों ही मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं. ठीक है, मार्क्सिज्म से रिलेटेड हैं. तो आपका एक ऑप्शन बचता है, वो है नॉर्थोप फ्रायर. तो राइट आंसर इज आर्केटिपल क्रिटिसिज्म किसने लिखा है? तो नॉर्थोप फ्रायर ने लिखा हुआ. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द पेन नेम ऑफ सैमुअल क्लेमेंस. सैमुअल क्लेमेंस का पेन नेम क्या है? ठीक है, तो इसमें एक दो नाम लिखे हुए हैं जो कि पेन नेम है. पेन नेम बेसिकली क्या होता है कि जब राइटर अपने नाम से ना लिख के, ठीक है, कोई एक सीरोनेम या कोई एक फेक नेम यूज कर रहा होता है, उसको हम लोग पेन नेम कहते हैं. ओके, तो इसमें पहला है जॉयस कैरोल, मार्क ट्वेन, थॉमस हार्डी, एरिक ब्लेयर. ठीक है, तो हार्डी तो अपना जो ओरिजिनल नाम है उसी नाम से जाने जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे एरिक ब्लेयर जो है, उनको ये जो ओरिजिनल नाम है इनका ये है जॉर्ज ऑरिवल. ठीक है, जॉर्ज ऑरिवल का एनिमल फार्म है. ठीक है, काफी सेलिब्रेटेड प्ले है उनका. तो यहाँ पे मार्क ट्वेन जो है, ये अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं. और इनका रियल नेम जो है क्या है? सैमुअल क्लेमेंट. ठीक है, ये अमेरिकन नॉवलिस्ट है. मार्क ट्वेन को आपने पढ़ा भी होगा. ओके, इनका बर्थ और वो भी जान लो. आई थिंक 1835 से 1910 के बीच में इनका बर्थ हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये किसने कहा है कि गिव मी द एक्सटेंशन एंड मोशन एंड आई विल कंस्ट्रक्ट द यूनिवर्स. ठीक है, तो एक फिलोसफर हैं, वो कहते हैं कि मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं कि वो मुझे दे दो तो मैं पूरा यूनिवर्स कहीं ना कहीं बना दूंगा. तो ये रेने डेकार्ट है. ये एक रेशनलिस्ट है. ठीक है, इनको हम रेशनलिस्ट कहते हैं. रेशनलिज्म के कह लो एक तरीके से प्रोपाउंडर हैं. और 17th सेंचुरी में ये अपना ये लिख रहे होते हैं. इनको अगर हम डेट इनका देखें, टाइम स्पेन, तो ये है. वैसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट से ये बिलोंग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. है विच शेक्सपियर्स प्ले हैज अ कैरेक्टर कॉल्ड प्रोस्पेरो. ठीक है, तो प्रोस्पेरो नाम का कैरेक्टर आपको टेम्पेस्ट में मिलता है, जो कि 1611 में लिखा हुआ है. और ये लास्ट प्ले एक तरीके से कह लो शेक्सपियर का माना जाता है. एक ट्रेजिक कॉमेडी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज नॉट कम अंडर साइंस फिक्शन. ठीक है, साइंस फिक्शन के अंडर कौन सा इसमें से वर्क नहीं आता है? तो आप ऊपर के तीनों वर्क्स देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें उसमें से आपको साईफाई जैसा नजर आता है. और हार्ड टाइम लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है. चार्ल्स डिकेंस का वर्क है ये. चार्ल्स डिकेंस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं. जो कि सोशल सटायर और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंग्लैंड के ऊपर बात करते हैं. ये जो वर्क आया है वो 1854 में आया हुआ है. और इसका कह लो एक तरीके से सब टाइटल क्या है? फॉर दीज टाइम्स. हार्ड टाइम का फॉर दीज टाइम्स करके है इनका सब टाइटल इस वर्क का. ठीक है, तो ये हार्ड टाइम साइंस फाई साईफाई नहीं है, साइंस फिक्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइटर टू रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड. ठीक है, किस पर्सन को, ये सभी के सभी जो है आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्ले से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से किसको जो है सबसे पहले आपको कह लो साहित्य अकादमी मिला है? तो वो है महेश दत्तानी. महेश दत्तानी अभी जिंदा ही है कह लो एक तरीके से. और इनको इनके एक प्ले है फाइनल सोल्यूशन. फाइनल सोल्यूशन और अदर प्लेस करके इनका वर्क का नाम है. अदर प्लेस. ठीक है,
और वो 1993 में पब्लिश हुआ था और उसी प्ले के लिए इनको या फर्स्ट पर्सन थे जिनको साहित्य अकादमी मिला था प्ले राइटर के उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर मैजिक रियलिज्म। ठीक है, मैजिक रियलिज्म काफी बार पूछेगा। एक नाम जो इससे बहुत ज्यादा जुड़ा रहेगा वो है सलमान रुश्दी का, क्योंकि इनका जो वर्क है वो मैजिकल रियलिज्म ही है। ठीक है, जो है मिडनाइट चिल्ड्रन। इसके अलावा 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड लिखा है गैब्रियल गैरेसी ने। गैब्रियल गैरेसी। हम्म, गैब्रियल गैरेसी। गैरेसी। गैरेसिया। ठीक है, मार्केज। और ये कब लिखा है? 1970 में लिखा है। सलमान रुश्दी का ये प्ले 1981 में है। ठीक है, बुकर प्राइज वगैरह भी इसको मिला हुआ है। द टिन ड्रम 1959 में लिखा है। और किसने लिखा है? गुंटा ग्रास ने लिखा है इसको। हम्म, नाम अभी जानते रहो फिलहाल में। अ फाइन बैलेंस रोहिंतो मिस्त्री का है। ये 1995 में लिखा हुआ है और ये एक कह लो कि इमरजेंसी के टर्मोइल को दिखाता है, इमरजेंसी जो इंडिया में हुआ। हम्म, तो ये मैजिकल रियलिज्म की बात नहीं करता है फाइन बैलेंस। बाकी तीनों जो नॉवेल्स हैं वो मैजिकल रियलिज्म की बात करती है। जीसी स्पीवेक या गायत्री स्पीवेक नाम है इनका, ट्रांसलेटेड ऑफ ग्रामेटोलॉजी इनटू इंग्लिश, हु रोट इट। ठीक है, ये काफी फेमस वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर है जिन्होंने 1967 में लिखा हुआ है। फ्रेंच फिलोसफर है। ठीक है, कौन? जैक्स डेरिडा। इनका ये वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक है, और इनकी डेथ हो चुकी है। और ये जो थियरी देते हैं वो किस चीज की, किस फिलोसफी की बात करते हैं? डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम लोग इस पे भी वीडियो बनाएंगे जल्दी ही। और नोमान चॉम्स्की फॉर्मलिज्म है, सिगमंड फ्राइड साइको एनालिसिस है, सोसियोर भी उससे आते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट से। तो इसको और गायत्री स्पिवक की बात की जाए तो ये अपने एक ऐसे के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है कि कैन द सबाल्टर्न स्पीक्स। ठीक है, सबाल्टर्न स्पीक। ठीक है, तो ये एक मार्क्सिस्ट भी रही हैं और एक डिकंस्ट्रक्शनिस्ट भी रही हैं, फेमिनिस्ट भी रही हैं। ओके, फर्स्ट नॉवेल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, कि पहली कौन सी नॉवेल इंग्लिश में लिखी गई इंडियन लिटरेचर में? इंग्लिश में लिखी गई, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है, राजमोहन्स वाइफ। ठीक है, जो कि 1864 में पहली बार लिखा गया, मतलब पब्लिश हुआ। और इसको लिखा किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा हुआ है। हम्म, ओके, तो ये देख लो फिर कांतापुरा। हम लोगों ने प्रीवियस पेपर में सॉल्व किया हुआ है इनके बारे में, 1638 में। 16 नहीं जी, 1938 होगा ना। हाँ, भाई राजा राव। ठीक है, राजा राव ने लिखा हुआ है। फिर 1960 में उनका दूसरा सरपेंट एंड द रोप आया। ठीक है, कूली जो है ये मुल्क राज आनंद ने लिखा है 1936 में। इनका एक वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, द अनटचेबल, या सिंपली टचेबल, अनटचेबल्स बोलते हैं उसको। मुल्क राज आनंद का है वर्क ये। ठीक है, और सत्यमेव जयते, कोई ऐसा नहीं है कोई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन वाज रिटन बाय। वो वैसे तो ये मैरी वोllस्टोन क्राफ्ट ने लिखा हुआ है। एक कह लो फेमिनिस्ट फिलोसफर रही हैं ये। हम्म, और इसका सब टाइटल जान लो कि अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन का सब टाइटल क्या है? विथ स्ट्रिक्चर, विथ स्ट्रिक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट। पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट, ये इसका सब टाइटल है। और ये पब्लिश हुआ है 1792 में। और ये सबसे अर्लीस्ट वर्क माना जाता है फेमिनिस्ट फिलोसफी के लिए। ठीक है, अर्लीस्ट वर्क किसमें? अर्लीस्ट वर्क किस चीज के लिए माना जाता है? तो फेमिनिस्ट फिलोसफी, फेमिनिज्म अपने स्टार्टिंग दौर में था, या विमेंस को अपनी बातें रखने की बात, रखने वाली बात आ रही थी।
तो ये फेमिनिस्ट फिलोसफी जो है वो अर्लीस्ट वर्क कह लो एक तरीके से फेमिनिस्ट फिलोसफी का क्या था, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन बाय मैरी वोllstonecraft। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ऑकर से। ठीक है, जहां भी ब्यूटी की बात आती है तो वो किससे एसोसिएट रहेगा, जॉन कीट्स से। ठीक है, वो किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ किससे, जॉन कीट्स से एसोसिएट रहेगा। ओके, ठीक है, ब्यूटी की फिलॉसफी वही देते हैं। और ये ओपनिंग लाइन है। मैंने पहले भी बताया कि ओपनिंग लाइंस, सब टाइटल्स, इस सब पे बहुत ध्यान देना है। ये ओपनिंग लाइन है। और ये जो वर्क है वो हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। हीरोइक कपलेट मतलब होता है बेटा कि हम दो दो लाइन में पूरी एक पोइट्री लिख रहे होते हैं, दोनों लाइन आपस में राइम कर रही होती है। ये वर्क है एंडी मिनोन, हाँ, जो कि 1818 में जॉन केट्स ने लिखी है। और इसमें ही ये लाइन आती है। एंडी मिनन मतलब होता है जो कि बिलोवेड ऑफ मून गॉडेस। ठीक है, मून गॉडेस का बिलोवेड है, मतलब मून गॉडेस इसको कहीं ना कहीं लव करती हैं एंडी मिनन को। ठीक है, उसी के ऊपर ये पोइट्री है। ग्रीक माइथोलॉजी से काफी ज्यादा ये इंस्पायर थे जॉन केट्स। बाकी भी देखो, ग्रीक ओडोन ग्रेसिन, और ठीक है, वो वहीं से इंस्पायर होकर लिखा था उन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ विलियम फॉकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ प्ले बाय। ठीक है, किस प्ले से, तो शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ। हम्म, ठीक है, शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ। उसमें एक लाइन मैकबेथ बोलता है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ठीक है, तो वो जो लाइन है वहां से ये लिया हुआ है। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ है। ओके, हो सकता है इस बार आपको पूछ दिया है कि किस प्ले राइटर का है, हो सकता है किस प्ले में पूछा हो, नेक्स्ट टाइम पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन ट्रांसलेशन इज बीइंग फेथफुल एंड एक्यूरेट टू द सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट। ठीक है, ट्रांसलेशन स्टडीज का है ये क्वेश्चन, कि ट्रांसलेशन उस टर्म को क्या कहते हैं जिसमें हम, जैसे सोर्स लैंग्वेज है और टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। ओके, ये ये भी कभी कभी ये एक्रोनिम यूज करता है, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का। तो हम जब कोई चीज सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में ले जाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो काफी एक्यूरेट और फेथफुल होता है, मतलब उसमें हम विश्वास कर सकते हैं और हूबहू वैसे ही चीजें हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, फीलिंग, थॉट, आइडियाज। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, एक प्रॉपर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम फिडेलिटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है फेथफुल कह लो एक तरीके से। तो दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक बिगिंस विद ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चंस आएंगे ही। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब बेस हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो ये जॉन मिल्टन ने लिखा है। एक एपिक है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, एक एपिक है ये। टोटल 12 बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले 1667 में सबसे पहले पब्लिश होता है, जो कि 10 बुक्स में होता है। ओके, फिर उसके बाद फिर से 1674 में रीपब्लिश्ड होता है, और उसमें उसी बुक को हम लोग 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन अगर सिंपली पूछ दिया तो हम 12 बुक्स आंसर लगाएंगे। एपिक है भाई, जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन का एपिक है ये। ठीक है, एपिक इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ड्रामेटिक टर्म एनाग्नोसिस सिग्निफाइज। एनाग्नोसिस वर्ड जो है, इसका मतलब क्या होता है, ये एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी में आपको देखने को मिलता है। एरिस्टोटेलियन मतलब एरिस्टोटल जो ट्रेजेडी का थियरी देते हैं, एरिस्टोटेलियन, जो थियरी देते हैं। ठीक है, उसमें एक वर्ड है, एक टर्म, ऐसे कई टर्म्स आते हैं, उनमें से एक है एनाग्नोसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब खोज कर वैसा। तो होता क्या है, जो आपका मेन प्रोटागोनिस्ट होता है, एक मोमेंट आता है प्ले में। ठीक है, उस कहानी में एक मोमेंट आता है जब अ, जो प्रोटागोनिस्ट होता है, ठीक है, वो ये चीज समझ जाता है। ठीक है, कि ये जो चीजें हो रही हैं वो, उसका कारण क्या है, या किसकी वजह से हो रही हैं, या रीजन क्या है, या अ, उसके बाद चीजें क्या हो सकती हैं।
हम्म तो एक डिस्कवरी आ जाता है, मीन्स उसको एहसास हो जाता है, कह लो एक तरीके से, कि वो जो कर रहा है वो गड़बड़ है, गलत है। ठीक है, जैसे मैकबेथ ने जब ये बात बोली कि लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, दैट टाइम ही डिस्कवर्स दैट वॉट एवर ही वॉज डूइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले वॉज रॉन्ग, वॉज नॉट राइट। तो उस मोमेंट को ही हम एनाग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे और भी ऐसे टर्म्स हैं एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who wrote the famous work ओरिएंटलिज्म? 1978 का वर्क है ओरिएंटलिज्म, वो किसने लिखा? तो ओरिएंटलिज्म के बारे में जान लो बेटा कि ये एक तरीके से इंग्लिश या ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्री का जो एक सेट कॉन्सेप्ट था ईस्टर्न पीपल्स को लेके या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को लेके, उसको ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट था। जैसे अगर इंडिया की बात वो करते हैं तो कहते हैं इंडिया सांप और सपेरों का देश है, बट ऐसा तो है नहीं। तो ये जो उनका एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, प्रिजम्पशंस बन चुका है या कह लो प्रेजुडिस उनको है, उसको ब्रेक करने के लिए, लिटरेचर में बेसिकली ब्रेक करने के लिए, ठीक है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड को के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो वो और लुक ईस्ट की पॉलिसी की बात करते हैं, तो वो है एडवर्ड साइड का वर्क, ओरिएंटलिज्म। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ द एज इज नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, हु सेड दिस? ठीक है, ये बात किसने कही है कि जो किसी एज की मतलब जो कंटेम्प्रेरी टाइम का जो लैंग्वेज होता है, जरूरी नहीं कि वही लैंग्वेज पोएट्री की भी हो। ठीक है, तो ये बात थॉमस ग्रे का है। ठीक है, थॉमस ग्रे का ये कोटेशन है कि द लैंग्वेज ऑफ द एज इज नेवर इज द लैंग्वेज ऑफ द पोएट। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट बाय डी एच लॉरेंस? डी एच लॉरेंस का इसमें से कौन सा नॉवेल नहीं है? ठीक है, तो अगर हम डी एच लॉरेंस की बात करें तो इनकी थीम अगर जान लो आप पहले एक समय, कि मॉडर्निटी की बात करते हैं ये। ठीक है, और ये सोशल एलियनेशन की बात करते हैं कि जो कैरेक्टर होता है वो सोसाइटी में रह के भी अकेला रहता है। ठीक है, सोशल एलियनेशन। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इनके समय में हो रहा था। हम्म तो ये सब कुछ थीम्स हैं इनके, कह लो नॉवेल्स की। हम्म नाउ अगर हम सन्स एंड लवर्स की बात करें, 1913 में लिखा हुआ है, ये डीएच लॉरेंस का ही वर्क है। हम्म फिर रेनबो जो है वो भी इन्हीं का वर्क है, 1915 में लिखा हुआ है। फिर लेडी चैटर्जी लव जो है वो 1928 में इन्हीं का लिखा हुआ है। डबलिनर्स जो है ये अलग वर्क है, और ये लिखा है किसने? जेम्स जॉयस ने। जेम्स जॉयस मॉडर्न राइटर हैं। हम्म और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे लिखते हैं। ये इनका एक शॉर्ट कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी का, 1914 में 14 में आया हुआ है। और इसमें वो कह लो कि आयरिश मिडिल क्लास लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द डबलिनर, जो कि डीएच लॉरेन का वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इमेजिस्ट? इमेजिस्ट, ठीक है, एक मूवमेंट था, एक लिटरेरी मूवमेंट है ये, जो कि आया है कब? अर्ली 20th सेंचुरी में। अर्ली 20th सेंचुरी में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनाइज मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ये पहला कोई मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, इमेजिस्ट, इमेजिन। ठीक है, इमेजरी पे हम लोग बात किए हुए हैं पहले भी, उसी से हुआ बना है ये वर्ड इमेजिस्ट। ठीक है, जिसमें हमारे जो सेंसेस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अम, उस इम्प्रेशन को फील कर पाते हैं जो राइटर बता रहा होता है, जो पोएट बता रहा होता है। तो डेलन थॉमसन करके पर्सन है, इन्होंने ये इस मोमेंट से रिलेटेड नहीं है, बाकी एजरा पाउंड, ई ई ह्यूम, डेरिडा डूलिटल, ये सभी जो है इस मूवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन एस्लिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ। ठीक है, तो मार्टिन एस्लिन किस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है? तो ये कॉन्सेप्ट था थिएटर ऑफ एब्सर्ड। हम्म सबसे पहले इनका इसी नाम से एक बुक आता है 1961 में। ठीक है, बुक का नाम है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड या थिएटर ऑफ एब्सर्ड, इसी नाम से बुक है। ठीक है, और ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का
ठीक है, कॉन्सेप्ट लेकर आता है एग्जिस्टिल आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड ये एक तरीके का प्ले का फॉर्म है। ठीक है, और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो एल्बर्ट कामू एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने 1942 में एक वर्क लिखा था, द मिथ ऑफ सिसिफस। ठीक है, इस वर्क से ये कॉन्सेप्ट जो है कि वो डेवलप हुआ था एग्जिस्टेंशियलिज्म का, और फिर उसी को बेस बना के थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है लिटरेचर में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं का आ गया है कि द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में, ठीक है, इज रिटन बाय एल्बर्ट कामू। हम्म, तो एल्बर्ट कामस या कामस भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और ये वर्क जो है कि ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हम्म, और एक ये एक ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है। हम्म, और इसमें वही एब्सर्डिटी वाली फिलॉसफी की बात कही गई है, द फिलॉसफी ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, मीन्स खुद को जानने का या इस लाइफ की क्या वैल्यू है। ठीक है, इसमें वो एक स्टोरी भी लास्ट में बताते हैं, सिसिफस की स्टोरी। ठीक है, जो कि एक माउंटेन पे एक स्टोन को ऊपर लेकर जाता है और स्टोन वापस नीचे आ जाता है, और वो यही चीजें वापस वापस कर रहा है। ठीक है, और उसको इसी चीज में खुशी मिल रही है, लाइक ह्यूमंस बर्थ लेते हैं, ठीक है, लाइफ जीते हैं, फिर डेथ हो जाती है। जो भी चीज उन्होंने गेन किया पूरी लाइफ में, ठीक है, वो यहीं पे उग जाएगी फिर से, सब चीज खत्म। ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। ठीक है, क्या ही पर्पस है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं, और ये चीज मिथ ऑफ सिसिफस में एक ऐसे है इनका, उसमें ये चीज वो बता रहे होते हैं। ठीक है, द स्ट्रगल इटसेल्फ टुवर्ड्स द हाइट इज इनफ टू फील अ मैन्स हार्ट। ठीक है, कि मतलब यहाँ तक पहुंचना ही, ठीक है, या लाइफ में हम जो गेन करते हैं वही हमारा एक तरीके से खुशी देता है हमको, लेकिन फिर लास्ट में वो सब चीजें खत्म हो जाती है ना, वो यहीं की यहीं रह जाती है, लेकिन हमको यहाँ तक जो हम गेन करते हैं वही हमें खुशी देती है। यही सिसिफस की फिलोसफी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म की यही फिलोसफी है। कभी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आते हैं कि द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सिगमंड फ्रायड्स थ्योरी ऑफ माइंड एंड माइंड एक्सेप्ट। ठीक है, तो इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट ये देते हैं। ठीक है, सुपर इड कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यही ऑप्शन सही है। इड में क्या होता है, जो हमारे डिजायर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे जो हिडन डिजायर्स हैं, जो कि हम चाहते हैं, लाइक वो सेक्सुअल डिजायर्स की ही बात करते हैं। ठीक है, वो है, मतलब प्राइमरी लेवल पे हमें कोई केक देखा तो तुरंत खाने का मन कर गया। ठीक है, लेकिन फिर हमारा जो ईगो है, ठीक है, वो हमें रोकता है, वो हमारा कॉन्शियस पर्सनालिटी है। ठीक है, वो हमें रियलिटी में रखता है। ठीक है, और बताता है कि भाई सोसाइटी में ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इड की बात करें तो काफी एनिमलिस्टिक होता है, बारबेरियन टाइप का होता है, प्लेजर सीकिंग होता है, इम्पल्सिव होता है। ठीक है, ये आपका इड, इड से इम्पल्सिव कह सकते हो, इम्पल्सिव होता है ये ना, प्लेजर सीकिंग होता है, प्लेजर सीकिंग होता है ये। हाँ, और ये आपके पर्सनालिटी का ही पार्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है। हाँ, तो लेकिन ये हम सोसाइटी में इस फॉर्म को अपने हम दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, या हम दिखाना नहीं चाहते हैं, या हम अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनिमलिस्टिक है। हम्म, तो वहां पे उसको रोकने का काम कौन करता है, ये आपका ईगो कहता है। कॉन्शियस पार्ट आपका है लाइफ का। ठीक है, कॉन्शियस पार्ट जो है आपका, ठीक है, वो है आपके पर्सनालिटी का, ये कॉन्शियस पार्ट है, जो कि आपको रियलिटी में रखता है। अदरवाइज आप भी काफी एनिमलिस्टिक हो जाते हो। ठीक है, मीन्स ये एक तरीके से सुपर ईगो और ईगो के बीच का भी एक चैनल या बैलेंस बनाने का काम करता है। वहीं पे अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो वो एक तरीके से जजमेंटल होता है। ठीक है, और चीजों को जज करता है और मोरली करेक्ट करता है आपको। हम्म, आप हमेशा अच्छा सोचते हो, अच्छा करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये आपके पार्ट को मोरलिटी के बेसिस पे ये ऑपरेट होता है। तो ये तीनों चीजें जो है आपको सिगमंड फ्राइड ने बताई हैं, लेकिन ये फोर्थ सुपर इड जैसा कोई कॉन्सेप्ट वो लेकर नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हु रोट पिकविक पेपर्स। ठीक है, तो पिकविक पेपर्स फर्स्ट नॉवेल है चार्ल्स डिकन्स का। ठीक है, और इसका पूरा नाम है द पोस्थ्यूमस पेपर्स, पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब। ठीक है, ये इसका कंप्लीट टाइटल है। ठीक है, कभी कभी कंप्लीट टाइटल भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1836 में सीरीज के फॉर्म में, ये उनकी फर्स्ट नॉवेल है।
ठीक है, इससे पहले एक वर्क उन्होंने लिखा था जिसका नाम है स्केचेस ऑफ बॉयज। लेकिन वो कोई नॉवेल नहीं है, ठीक है, वो एक सीरीज के फॉर्म में थी। तो स्केचेस ऑफ बॉयज करके उनका पहला कोई वर्क है, बट दैट इज नॉट, कह लो कि उसको हम नॉवेल नहीं मानते हैं। फर्स्ट नॉवेल जो है कि हम पिकविक पेपर्स को ही मानते हैं फर्स्ट नॉवेल। ओके, किसका? चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवेल पिकविक पेपर ही मानते हैं। और ये पहले इनके वर्क जो होते थे वो सीरीज में या सीरियल्स में न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे। तो ये 19 वॉल्यूम्स या 19 इशूज में पब्लिश हुआ है, ठीक है। और टोटल 20 मंथ्स तक लगातार ये पब्लिश पब्लिश होता रहा है। फिर उसको हमने कंपाइल करके एक नॉवेल का फॉर्म दे दिया, ठीक है। तो कौन है इसके राइटर? चार्ल्स डिकेंस। फर्स्ट नॉवेल है, याद रखना। एक वर्क है गोबलिन मार्केट वॉज रिटन बाय। गोबलिन मार्केट जो है वो किसने लिखा है? तो ये क्रिस्टीना रोसेटी ने लिखा है, और ये पोयम है। हम्म एक नैरेटिव पोयम इसको कह सकते हैं। मतलब नैरेटिव पोयम की बात जब आएगी तो उसमें कोई एक स्टोरी होगी। जहां भी नैरेटिव की बात आएगी दैट मीन्स स्टोरी, ठीक है। और ये पब्लिश हुआ था 1862 में, ठीक है। और ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ है? तो उसका नाम है गोबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स, ठीक है। ये नहीं रहेगा, गोबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स। ये उस कलेक्शन का नाम है। और इसमें दो सिस्टर्स की स्टोरी है, लॉरा और लिजी की स्टोरी है। कि कैसे गोबलिन्स जो होते हैं वो एक फ्रूट खिला देते हैं लॉरा को, और लॉरा जो है कि उसको वो फ्रूट और चाहिए, वो फॉरबिडन फ्रूट रहता है, और उससे उसकी अब धीरे धीरे डेथ होने वाली है। फिर लिजी वो कैसे वो गोबलिन्स के बीच में जाती है और वो फ्रूट खरीदती है। गोबलिन्स जो उस फ्रूट को जबरदस्ती लिजी को खिलाना चाहते हैं, बट वो नहीं खा पाती है, नहीं खाती है। और कैसे फिर वो लिजी को क्योर करती है, उसी के ऊपर ये पूरी पोएट्री लिखी है इन्होंने, नैरेटिव पोएट्री। जिसने क्रिस्टीना रोसेटी ने लिखी है। इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बनॉट, रिटन बाय, ठीक है। तो ये एक डॉक्टर है, ठीक है, नाम ही है, ठीक है। और ये फ्रेंड रहते हैं अलेक्जेंडर पोप के। हम्म और इनकी डेथ होने वाली रहती है। और तो पोप उन लोगों को इस वर्क में, एपिस्टल मतलब होता है लेटर्स, लेटर्स टू डॉक्टर अर्बनॉट, जिसमें वो उन लोगों को सटायर करते हैं जिन्होंने पूरे लाइफ इनको क्रिटिसाइज किया है, वो लोग सभी लोगों को। और मतलब उनके प्रैक्टिस को लेके, उनके करियर को लेके, उनकी चीजों को लेके, जिन लोगों ने भी उनको क्रिटिसाइज किया है, उन सभी के ऊपर ये सटायर करते हैं इसमें। और ये एक हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ सटायर है। हीरोइक कपलेट वाज वेरी फेमस और पॉपुलर एट द टाइम ऑफ न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। तो हीरोइक कपलेट में इन्होंने इसको लोगों को सटायर किया हुआ है। जिन भी लोगों ने कह लो कि उनको उनकी लाइफ में क्रिटिसाइज किया हुआ था, उन सभी को इन्होंने इसमें सटायर किया हुआ है। एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो वो पर्सन है टोनी मॉरिसन। इनका बिलवेड काफी फेमस वर्क है। और उसके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ है। पुलिट्जर प्राइज, ठीक है, वो मिला था इनको 1987 में। और किस वर्क के लिए? तो बिलवेड के लिए ही मिला था। ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक वुमेन है, ब्लैक भी लिखना जरूरी था। तो ये ब्लैक वुमेन है, अमेरिकन ब्लैक वुमेन, ठीक है। ये तो वुमेन हो गई। अगर मैन की बात करें कि पहला कौन सा मैन है, फर्स्ट फर्स्ट ब्लैक मैन टू वन नोबेल प्राइज, तो वो नाम आता है वोले सोइनका, ठीक है, नाम याद रखोगे। वोले सोइनका है। 1986 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट ब्लैक पर्सन थे, ठीक है। ब्लैक मेल थे कह लो एक तरीके से। और ब्लैक वुमेन थी कौन? टोनी मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि whom did John Kish regarded as the prime example of negative capability, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? कि जब हम जान रहे होते हैं कि जो हम वर्क लिख रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल कोई हम मैजिकल वर्क लिख रहे हैं या कुछ ऐसा, तो हमें पता रहता है कि यार ये तो रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उस चीज को टॉलरेट करके, उस डिसअपॉइंटमेंट को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस डाउट को, उस अनसर्टेनिटी को, ठीक है, और हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। उसी को हम नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। कहने का मतलब कि हम जब लिखने जाते हैं तो हम लॉजिक्स रीजनिंग्स नहीं यूज कर रहे होते और हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। उसी चीज को हम नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। और ये जॉन किट्स ने अपने अपने भाई को, ठीक है,
ये लेटर लिखा था 1817 में। उसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का जिक्र किया था और इसमें वो विलियम शेक्सपियर को प्राइम एग्जाम्पल मानते हैं। ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को एच टी कॉलरिज ने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया था, कहा था कि ऐसा थोड़े ना होता है। तो ही अटैक्ड। ठीक है, ये इतना चीजें आप इसके बारे में जानते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is credited with the making of first authoritative dictionary of English language? काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली इंग्लिश डिक्शनरी किसने लिखी थी। तो वो लिखा है सैमुअल जॉनसन ने 1755 में। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बिलिंडाज लैपडॉग इन अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉ? ठीक है, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉ आपका आया हुआ था 1714 में, और ये एक मॉक एपिक है। मॉक एपिक क्या होता है? एक तरीके से एपिक की मॉकरी है। मतलब हमने उसी ग्रैंड स्टाइल उन्हीं सब चीजों को फॉलो करके एक ट्रिवियल से किसी आइडिया पे हमने एक एपिक लिखी है। ठीक है। तो जैसे रेप ऑफ द लॉक में उसमें बिलिंडा जो है उसके बाल को काट दिया जाता है, उसके ऊपर पूरा वॉर चल रहा है। ठीक है। और ये पूरा कह लो एक तरीके से इंग्लिश सोसाइटी के ऊपर सटाया रहता है ये द रेप ऑफ द लॉक न्यू क्लासिकल टाइम में। और बिलिंडा एक उनका एक कुत्ता रहता है जो हमेशा उनके गोद में ही रहता है, उसका नाम है शॉ। ओके, तो कभी मौका मिले तो ये पढ़ो, काफी अच्छा सटायर लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले वाज नॉट रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो? ठीक है, मार्लो ने इसमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा है? तो वो है हेनरी सेकेंड। टेम्बरलिन लिखा है, वो 1590 में लिखा था। डॉक्टर फॉस्टर्स 1601 में लिखा है। द जू ऑफ माल्टा 1592 में लिखा है। ओके, तो हेनरी सेकेंड जो है शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। विलियम टिंडल्स न्यू टेस्टामेंट। और फिर उसके बाद है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, द डेथ ऑफ ग्रोफरी चॉसर, विलियम बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो न्यू टेस्टामेंट विलियम टिंडेल का ये लिखा है 1525 में। नॉर्मन ने कॉन्क्वेस्ट किया था 1666 एडी में। ठीक है, हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है इस पे। चौसर का डेथ 1400 में होता है, इस पे भी वीडियो आने वाला है जल्दी ही। द बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर ये हुआ है 1564 में। तो अब इस हिसाब से अगर तुम लगाओ तो पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु among the following was not a practitioner of न्यू क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म इसमें से कौन सा पर्सन जो है कि वो प्रैक्टिस नहीं करता है? ठीक है, तो न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में कहीं ना कहीं आया हुआ है। ये इसी नाम से द न्यू क्रिटिसिज्म करके एक बुक आई थी, जिसको लिखा है आपका जॉन क्रो रैमसम ने। ठीक है, जॉन क्रो रैमसम ने इस बुक को लिखा था 1941 में। और इसमें आपके एम एच अब्राहम्स जो हैं वो तो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स लिखते हैं, वो हैं। बाकी आई ए रिचर्ड्स, जॉन क्रो रैनसम, टी एस इलियट, ये तीनों ही न्यू क्रिटिक्स हैं। इसके अलावा आपके और भी हैं जैसे क्लिंथ ब्रूक। ठीक है, क्लिंथ ब्रुक्स वो भी एक न्यू क्रिटिक्स हैं। देन विलियम एम्सन, ठीक है, ये भी न्यू क्रिटिक है। हाँ, न्यू क्रिटिक में होता क्या है, तो हमें टेक्स्ट पे ही फोकस करना है। जैसे हम कोई वर्क पढ़ते हैं तो हम उसमें राइटर के बैकग्राउंड, सोसाइटी, इन सब चीजों की भी बात करते हैं ना, कि शेक्सपियर किस एलिजाबेथन एज में मिलते हैं या ऐसा कुछ। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म में हम केवल शेक्सपियर के सोनेट को ही पढ़ेंगे, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, उस सब से हमसे मतलब नहीं है। मीन्स पूरा फोकस हमारा किस पे रहेगा? टेक्स्ट पे रहेगा। ठीक है, तो उसी को हम न्यू क्रिटिक्स कहते हैं। हम इस पे भी कभी लेक्चर बनेगा, इस पे भी जरूर बनेगा लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टीशन नॉवल? पार्टीशन नॉवेल इसमें से कौन सा नहीं है? पार्टीशन नॉवेल क्या होता है? जब इंडिया का डिवीजन हुआ था ना, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना, तो उस वक्त काफी टर्मोइल और केओस का सिचुएशन था पूरे इंडिया में। तो उसके ऊपर कई नॉवेल्स लिखे गए हैं। तो उस थीम पे अगर जो नॉवेल लिखा गया उसी को हम लोग पार्टीशन नॉवेल कहते हैं। ठीक है, तो तमस जो है ये बाई भीष्म सहानी, भीष्म सहानी का वर्क है। और इस वर्क के लिए इनको साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है।
साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला है? 1975 में। ये एक पार्टीशन नॉवेल है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है, ठीक है, 1956 में, ठीक है। खुशवंत सिंह ने इसको 1956 में लिखा है। ये भी एक पार्टीशन नॉवेल है, तमस भी है। द शैडो लाइन्स बाय अमिताभ घोष। हम्म, ये भी एक पार्टीशन नॉवेल ये नहीं है, ठीक है। 1988 में ये लिखा हुआ है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। ये भी अरुंधति रॉय ने इसको लिखा हुआ है। आई थिंक इसमें ऑप्शंस, दो ऑप्शंस गड़बड़ हैं। 1997 में। मीन्स द शैडो लाइन्स और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये दोनों ही पार्टीशन नॉवेल में नहीं आते हैं, बट हम शैडो लाइन्स को ही मतलब शैडो लाइन्स को पार्टीशन नॉवेल कंसीडर करेंगे, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको बुकर प्राइज में मिला हुआ वैसे, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को, सेम ईयर में 1977 में ही, 1997 में, ठीक है। शैडो लाइन में कुछ जो कह लो फ्रेगमेंट्री पार्टीशंस के इंसिडेंट्स वगैरह मिलते हैं, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूफिज्म स्टैंड फॉर, यूफिज्म मतलब क्या होता है? तो आ, एक तरीके से ऐसे कह लो कि जब हम किसी खराब चीज को, ठीक है, थोड़े अच्छे वे में बताते हैं कि ज्यादा वो खराब ना लगे। जैसे अब किसी की डेथ हो गई है, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि वो मर गए, हम बोलते हैं कि वो स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। तो हम जब किसी खराब चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से बोलते हैं कि वो सुनने में थोड़ा ठीक ठाक लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं यूफीज। तो ये ऑप्शन इसका डिस्टेटफुल सिचुएशन को एक अल्टरनेटिव वे में बोलना, ठीक है। जैसे पास अवे बोलते हैं हम, हाँ, पास अवे डाई के लिए, ठीक है, कि वो मर गए, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं क्या? पास अवे, ओके। या फिर ऐसे कह लो कि बिटवीन जॉब फॉर, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि तुम क्या कुछ कर रहे हो, तो आप बोलोगे अनएम्प्लॉयड है, तो सुनने में कितना थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, तो हम बोल देंगे क्या कि हम बिटवीन द जॉब हैं, दो जॉब्स के बीच में हैं, ठीक है, बिटवीन द जॉब्स। तो ये एक तरीके से क्या हो जाता है, यूफिज्म, सुनने में थोड़ा सा बेहतर लगता है, बैड चीजों को अच्छे वे में थोड़ा सा बताने की। कैलिबन इन द टेम्पेस्ट इज एनाग्राम ऑफ, ठीक है। एनाग्राम मतलब कि वो कहाँ से लिया गया है, एक तरीके से वर्ड जो है। तो टेम्पेस्ट तो 1611 में आया हुआ है, पता है। तो कैलिबन जो वर्ड है, वो कैनिबल और कैनिबिल दोनों ही स्पेनिश वर्ड्स हैं, ठीक है। वो एक ट्राइब के लिए वर्ड यूज होता था, कैरिब पीपल्स के लिए, ठीक है। कैरिब पीपल करके वहां पे लोग, ट्राइबल लोग रहते थे, उनके लिए यूज होता था। तो यहाँ पे बोथ ए और बी ऑप्शन सही रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।